हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर अपना है 7। लेसन का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास विभिन्न विद्युत अवयव को संयोजित करते हुए वोल्टता और धारा के मध्य संबंध अर्थात कलांतर फेजर आरेख बनाने का आज हमारा केस नंबर 5 जो हमारा है अंतिम पॉइंट बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको मैं आपको संक्षेप में दोहरान करते हुए हम हमारे इस अंतिम पॉइंट को, अंतिम पॉइंट से मतलब है जो विभिन्न विद्युत अवयव है, जो उसका केस नंबर 5 आपका चल रहा है, उसका अंतिम टॉपिक है आपका ये है। ठीक है ना, आगे और भी कंटिन्यू रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलने वाले होंगे जो 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमने इन विभिन्न विद्युत अवयव में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था आर परिपथ, जिसमें हमने कहा था कि आर परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता समान कला में अर्थात समान दिशा में होती है, कलांतर शून्य होता है। ठीक है ना, हमने ये भी प्राप्त किया कि ऐसे परिपथ के लिए एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय P बराबर होता है VRMS IRMS के रूप में। हमने फेजर आरेख ज्यावक्र बनाया। ठीक है ना, आर परिपथ स्टूडेंट्स यदि आप काउंट करते हो तो आर परिपथ इन सभी परिपथों का एक बेसिक परिपथ है। आप देख लो, आपने आर एल पढ़ा अपनी इसके पहले वाली क्लास में, आज आप पढ़ने जा रहे हो आर सी परिपथ, और अगला जो अपनी क्लास होगी एल सी आर परिपथ। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि क्या एल सी नहीं बनता, क्या एल सी भी बनता है। वह आपके पास ट्रांजिस्टर में 2 लित्र के रूप में एलसी परिपथ का ही उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? 2 लित्र के रूप में एलसी परिपथ का ही उपयोग किया जाता है। ये अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमने आर परिपथ के बाद पढ़ा एल परिपथ। एल मतलब प्रेरकत्व। ठीक है ना, हमने प्रेरक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ जोड़ा, जिसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा और जावक्र और एक विशेष इंपॉर्टेंट वर्ड प्रेरणिक प्रतिघात को पढ़ा। ठीक है ना, हमने ये भी कहा कि एल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से पीछे होती है, और कितने डिग्री से? 90 डिग्री से पीछे होती है। ठीक है ना, प्रेरणिक प्रतिघात जो हमने पढ़ा, इसका व्यवहार ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि प्रतिरोध आर का होता है। ठीक, इसके बाद हमने इसमें शक्ति क्षय ज्ञात किया, जो कि हमने देखा एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय का मान 0 होता है। तीसरे परिपथ के रूप में अपन ने पढ़ा सी परिपथ। सी परिपथ को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज अपना टॉपिक उसी को लेकर कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना, सी परिपथ में हमने धारा ज्ञात की थी। धारा में हमने कहा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से पीछे होती है, या यूं कह दीजिए कि धारा आगे होती है। देखो स्टूडेंट्स, अपने दिमाग में बात आती है, एक जनरल सवाल हो सकता है यहां पर कि सर एल परिपथ में धारा पीछे होती है, आर परिपथ में दोनों एक ही दिशा में होते हैं, और सी परिपथ में धारा आगे होती है, इसका कारण क्या है? देखो, एल परिपथ में धारा का क्षय होता है, जो कि ऊर्जा हानि के रूप में प्राप्त होता है। आपको ध्यान होगा लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा था आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। उसमें अपन ने सिद्ध किया था कि आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में ऊर्जा हानि अवश्य होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से धारा पीछे हो जाती है। लेकिन जब हम सी परिपथ के रूप में अपन काउंट करते हैं इसको, तो सी परिपथ में आवेशों के संग्रहण करने की इकाई हमारे पास बनती है संधारित्र। ठीक है ना, जिसकी प्रक्रिया में हम ये कहते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग आवेशों को संचित करने में किया जाता है। हमने हमारी वीडियो में बताया भी था कि संधारित्र का उपयोग बताइए, तो मैंने आपको बोला भी था कि कभी भी आपसे संधारित्र का उपयोग पूछे तो आप सबसे पहला उपयोग यही लिखेंगे, आवेशों को संचित करने में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। और भी उपयोग है, जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर और क्या बोलते हैं मोबाइल चार्जर आपके पास रहा, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रही, सभी जगह संधारित्र का उपयोग होता है। ठीक है ना, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा आर एल परिपथ, जो हमारी लास्ट वीडियो थी जस्ट मतलब कल की, तो उसमें हमने कहा था आपको आर एल परिपथ में जो नेट धारा बनती है वो फाई कला कोण से पीछे होती है। फाई
90 डिग्री नहीं कहना है आपको, फाई कोण कहना है जिसका मान बनता है tan phi इक्वल टू XL/R। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा परिपथ है RC परिपथ, जैसा कि पहले परिपथ डिजाइन करते हैं अपन, तो हमने कहा हमारे पास यह तो है प्रतिरोध R, जिसके साथ हमने संधारित्र C को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ जोड़ा है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आपके पास है, ठीक है ना। यह आप दे सकते हो V बराबर Vm sin ओमेगा t, ये संधारित्र C होता है और ये प्रतिरोध बनता है आपके पास R। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इसको वोल्टा स्रोत आरोपित किया तो इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है VR और संधारित्र C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है VC। तो आपको इस परिपथ की नेट या परिणामी वोल्टता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपन आगे बढ़ते हैं। हमने कहा चूंकि यहां प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको बनती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर आपके पास बनेगा Vm sin ओमेगा t। जैसा कि आप जानते हैं Vm वोल्टता आयाम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं किसके लिए, R और C के लिए। तो देखो ध्यान देना, R परिपथ में जैसा कि हमने पढ़ा है, R परिपथ में वोल्टता और धारा दोनों एक ही दिशा में होती है। इस तरह से हमने एक नॉर्मल ग्राफ बनाया, ये तो बना दिया Vm के लिए और ये बना दिया Im के लिए। VR का मान आपके पास बनता है Im और इंटू R के लिए, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। क्योंकि R परिपथ की विशेषता यही थी कि वोल्टता और धारा एक ही कला में या एक ही दिशा में होते हैं। दूसरा अपने पास है C परिपथ, बात कर रहे हैं C परिपथ में क्या होता है, सुनो तो फिर। C परिपथ में क्या कहते हैं आप, C परिपथ में धारा आगे होती है किससे, वोल्टता से। तो देखो ना, ये तो मैंने बना दिया धारा Im मान लीजिए आप, और ये अपने पास होता है Vc, जिसको अपन लिख सकते हैं Im और XC। आप भली भांति जानते हैं कि XC का मान होता है 1/ωc, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं, यहां XC आपके पास कहलाता है, क्या कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात कहा जाता है इसको। और इसका जो मान होता है आपके पास, इसका जो मान बनता है 1/ωc आपके पास होता है, याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा आपके पास यह। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो पीछे की ओर है, मतलब कि आप इसको कर सकते हैं -π/2 पीछे है कौन, वोल्टता, किससे, धारा से। ठीक है, अब देखो हमें परिणामी वोल्टता निकालनी है इसकी। तो परिणामी वोल्टता निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि आप ग्राफ कैसे बनाओ। आगे मानिए कि इन दोनों को आप एक ही बिंदु पर कॉमन कर दो, ठीक है ना। जैसे आपने कॉमन किया तो आपके पास ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ध्यान से लिखें। ये तो हो गई आपके पास VR, ठीक है ना, ये वाली लाइन, और ये हो जाती है आपके पास VL के लिए, सॉरी VC के लिए। VC का मान आपके पास बना ImXC, VR का मान बना Im और इंटू R के रूप में। ठीक है, अब अपन क्या करें, अब अपन के पास परिणामी वोल्टता निकालनी है अपने को। तो हमने कहा ये बनेगी आपके पास परिणामी वोल्टता, जिसका मान आपको निकालना है V0RC बराबर होगा, आप अंडर रूट लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये एंगल बना आपके पास फाई, ये 0 पॉइंट आपके पास हुआ, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आप कहां से पढ़ोगे, यहां से पढ़ेंगे। ये तो हो गया अपने पास क्या, ये तो वैल्यू बन जाती है आपके पास VR, जिसका मान आपके पास है Im और इंटू R, और ये वैल्यू आपके पास बनती है कितनी, VC, जिसको आप लिखेंगे ImXC के रूप में। ठीक है, तो आपके पास V0RC बराबर बनेगा VR² प्लस VC²।
ठीक है, हम अभी इसका मान निकालेंगे आगे कैसे बनेगा। तो पहला ग्राफ तो आपको ये बनता है, और इसके साथ एक और ग्राफ साथ में देखो आप, ये तो आपने बनाया वोल्टता के लिए, और यदि आपको प्रतिरोध का ग्राफ बनाना है तो भी आपको ऐसा ही प्रोसेस दोहराना है। देखिए ये तो बन गया आपके पास R के लिए, क्योंकि R परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो स्वयं R होता है, ठीक। जबकि C परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो कौन होता है, XC के रूप में, यह अपने पास बनता है XC। हमने कहा कि परिणामी प्रतिरोध या परिणामी प्रतिबाधा जो इस परिपथ की बनेगी वो अपने को होगी Z। हमें इस Z का मान निकालना है, और वही बात कि यह कोण बनता है आपके पास phi, ठीक है। चलिए अपन पहले तो परिणामी वोल्टता निकालते हैं इसकी। तो हमने कहा, यहां लिखता हूं मैं, एक कौन सा परिपथ है, RC परिपथ की परिणामी वोल्टता आपके पास क्या बनेगी, परिणामी वोल्टता, जिसको आप लिख सकते हैं V0RC, या आप VM भी लिख सकते हो यहां पे ना, बराबर होगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हैं V0RC बराबर होगा, वैल्यू रखो आप, VR का मान रखा IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर L नहीं XC परिपथ की बात कर रहे हैं ना, इसलिए XC स्क्वायर, ठीक है। चलिए IM कॉमन मिलता है, आपके पास बन जाएगा V0RC बराबर होगा, IM कॉमन लिया, अंडर रूट रहेगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस गुणा कर दो, V0RC बटे IM बराबर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और ध्यान से लिखो। V बटे I प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध की जगह ले रहा है ये R आपके पास, ठीक है, जिसको अपन नाम देंगे क्या, Z, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर हमने Z तो इसके पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, बिल्कुल ध्यान रखिए कि वहां RL परिपथ के लिए प्रतिबाधा कहलाती है ये, तो यहां RC परिपथ की यह प्रतिबाधा कहलाती है, ठीक है। याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल में या कोई क्वेश्चन में आपसे बोलेगा Z का मान लिखिए, तो आपको वहां हिंट देगा कि RC परिपथ के लिए Z का सूत्र लिखो, या RL परिपथ के लिए Z का सूत्र लिखो, या जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें भी Z आएगा, वहां आपको बोलेगा LCR परिपथ के लिए Z का मान लिखिए, ठीक है ना। तो उसी आधार पे आपको Z का मान लिख देना है। यदि आपको RL परिपथ के लिए बोलता है तो आपको लिखना होगा R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और यदि RC परिपथ के लिए बोलता है तो आपको लिखना है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। और LCR परिपथ के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में। अभी देखिए ये आपके पास आता है क्या, ये बनती है प्रतिबाधा, या लिख देते हैं अपन यहां Z RC परिपथ की प्रतिबाधा है, परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है, ठीक है। ये हमने लिखा प्रतिबाधा Z का मान, ठीक है ना। अब अपने को इसी स्टेप को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे को बहुत सारा काम इसमें और भी बाकी है, जिसमें हम ये कहेंगे क्या कि आपके पास यहां कोण कितना बनेगा, वो कोण भी आपको निकालना है। देखो एक चीज और ध्यान दे लो, इसके पहले आप Z का मान इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार देखो जब ध्यान से, Z बराबर अंडर रूट, आपके पास फॉर्मूला बना R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या अंडर रूट आपको बनेगा R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका आंसर बनता है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले का उपयोग करें, यदि आपसे 1 नंबर में पूछता है तो ये आपका आंसर बन जाता है। समीकरण नंबर अपना बनता है नंबर 2, ठीक है। देखो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, हमारे पास कंडीशन ये होती है
इस प्रकार अपने पास आरसी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा बनेगी। आरसी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान से देखना, के लिए प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो मैं कैसे प्रत्यावर्ती धारा समीकरण बना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां आपको प्रूफ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहां प्रूफ नहीं करना है, यहां आपको सिमिलरिटी डालनी है आपको। कैसे? देखो अपने कहा था आर परिपथ के लिए धारा और वोल्टा एक ही दिशा में, ठीक है, ये अपने प्रभाव को समाप्त कर गया। अब जो भी घटना घटेगी वो सी परिपथ के आधार पर घटेगी, और हमने पढ़ा था कि सी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से पीछे होती है, ठीक है ना, या यूं कह दो कि धारा 90 डिग्री आगे होती है, लेकिन किसके लिए? प्योर सी परिपथ के लिए, शुद्ध रूप से सी परिपथ के लिए। लेकिन यहां आपने परिपथ में आर जोड़ रखा है तो इसलिए आप 90 डिग्री नहीं कहेंगे, उसकी जगह किसी कलांतर की स्थिति को फाई के रूप में आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा ऐसी स्थिति में आई बराबर बनेगा आई एम साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। ये आपके पास बनती है प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, किसके लिए? आर सी परिपथ के लिए। समीकरण नंबर बनता है आपके पास 3 नंबर। अब देखो, सुनो और समझो, हमें यहां पर प्रत्यावर्ती धारा समीकरण हमने लिख दी। अब हमें फाई का मान निकालना है कि फाई का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो फाई का मान कैसे निकलेगा? सुनो, दो रूप में आप फाई का मान निकाल सकते हैं, हम एक ही रूप से दोनों रूपों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो हमने इस चित्र का उपयोग कर लो या इस चित्र का आप उपयोग कर सकते हैं। ये मूल बिंदु यहां और नहीं लिखा अपने, लिख लेना आप, है ना। और ये भी अपना छूट गया, इसको पूरा करें आप जेड बराबर आपके पास बनेगा, इसकी वैल्यू जो होती है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होगा, है ना। अपने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, इसमें छूट गया अपने से वह। चलिए अपन आते हैं फाई का मान निकालने के लिए। तो हमने कहा यहां कलांतर फाई निम्न होगा, इसका मान अपन ज्ञात करते हैं। देखो हमने लिया कोई सा भी एक फंक्शन ले लो, और जैसा कि आप जानते हैं दिशा ज्ञात करने के लिए टेन थीटा का यहां उपयोग किया जाता है। तो इसलिए अपने पास बनेगा टेन फाई बराबर होगा लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब अपने पास बनता है बीसी और आधार अपने पास बनता है वी आर, ठीक है ना। देखो आप इसको चाहे तो यू लिख सकते हैं, फाई बराबर होता है टेन इनवर्स वी सी बटे वी आर, ठीक है। लेकिन ये वोल्टा के रूप में है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, हम इसी पे वापस आते हैं। या अपन ने कहा कि टेन फाई बराबर होगा आई एम एक्स सी बटे आई एम और आर, ठीक है। आपके पास क्या होता है कि टेन फाई बराबर बनेगा एक्स सी और बटे आर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा c, तो आपको प्राप्त होगा टेन फाई बराबर होगा 1/ओमेगा c और r, या आप लिख सकते हैं फाई बराबर होगा टेन इनवर्स 1/ओमेगा c और r के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये आपके पास प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर की स्थिति प्राप्त होती है जब परिपथ आपके पास आर सी परिपथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ गए आप? ये वैल्यू देखो, ये भी मैंने निकाला, लेकिन ये अनकंप्लीट है आपके पास, कंप्लीट नहीं है पूरा, ये वोल्टा के पदों में है, और ये आपके पास अंतिम अवस्था के रूप में, जिसको प्रतिरोध और प्रतिघात के पदों में भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में पूछता है तो आपको ये पद न निकालकर ये स्थिति तक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, ये तो अपना टॉपिक हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने निकाल लिया। लेकिन अभी एक चीज इसमें बाकी है, क्या? ज्यावक्र और फेजर आरेख आपको अब यहां पर बनाना है।
तो पहले इसको आप लिखिए जल्दी से, फिर हम अगली स्टेप पर अपने पास आते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपन आरसी परिपथ का फेजर आरेख और ज्यावक्र वक्र। देखो जैसा कि ज्यावक्र वक्र बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, पहले ज्यावक्र वक्र बनेगा, फिर बाद में ही फेजर आरेख आप लोग बनावे, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके पास V व I दोनों के लिए, ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। पहले वोल्टता के लिए बनाते हैं अपन। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि वोल्टता अपने पास पीछे होती है, धारा आगे होती है, तो उसी रूप में पहले वोल्टता को तो आप फिक्स कर दीजिए। यह आपने वोल्टता को फिक्स कर दिया इस प्रकार से, ये ठीक है ना। ये आपके पास बनती है वोल्टता को, आप आगे ले जाइए ग्राफ, यह आपके पास बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इसको अपन और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ज्यावक्र बनाने के लिए। चलिए ये तो हो गया अपने पास V के लिए, है ना। अपन इसको बोल दिया Vm और ये माइनस के Vm। अब बनाते हैं धारा के लिए। जैसा कि आपको बोला गया है धारा आगे होती है ना, तो अपने धारा को आगे बनाते हुए इस तरह से, ये ठीक है, ये अपने पास कंडीशन बन गई है। हो गया ग्राफ आपका। ये आपके पास बनता है IM के लिए, ये बनता है आपके पास माइनस के IM के लिए। अब इसमें आप पॉइंट दे सकते हैं, ये आपके पास बनता है T/4, ये बनता है T/2, ये बनता है 3T/4 और ये बनता है T के लिए, ठीक है। चलिए ये तो आपके पास हो जाता है T लाइन, ठीक। नाम भी इसका दे दो आप कि आपके पास ये वक्र बनता है धारा I के लिए। I बराबर होगा IM साइन ओमेगा t और प्लस फाइव, ठीक है। और ये वक्र बनता है आपके पास वोल्टा V के लिए, V = Vm साइन ओमेगा t, ठीक है। ये कोण आपके पास जो बन रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ये कोण का जो डिफरेंस बन रहा है वो फाई कला कोण के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे कि ये धारा आगे जा रही है, ठीक है। चलो अब बनाते हैं फेजर आरेख। ये लो फेजर आरेख बनाने के लिए आपको जैसा कि बोला गया है, ये तो T लाइन हो जाती है, ये V व I दोनों को प्रदर्शित कर रही है आपके पास, लेकिन अपन तो X और Y के रूप में बनाएंगे इसको ग्राफ को प्रतिरोध के लिए, तो इसके अपने को नीड नहीं है। तो यदि ऐसा करते हो तो वापस प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, अपने सारे ग्राफ चेंज हो जाएंगे। तो ये तो अपन लेते हैं प्रतिरोध अक्ष, इसको अपन ने नाम दे दिया प्रतिरोध अक्ष, मतलब कि इसको अपन दर्शा रहे R से। ये अपने पास कहलाएगी प्रतिघात अक्ष, जिसको अपन कहेंगे X के रूप में, ठीक है ना। चलिए ये मूल बिंदु 0 हो गया आपके पास। जैसा कि आप जानते हैं, पहले आप बनाइए R परिपथ के लिए, तो R परिपथ के लिए आपके पास बनता है यह भाग, यह हो गया आपके पास VR, ठीक है ना, = IM1 R, और ये हो जाती है इसी के साथ धारा। ये कोण हो गया आपके पास ओमेगा t के लिए, ठीक है ना। अब आपको बनाना है इसके साथ वोल्टता को, इसको वोल्टता को। तो देखो यदि आप आगे बनाते हो तो वोल्टता आगे जाती है, आपको धारा से पीछे बनाना है। ये देखो जरा, ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये किसकी आ गई, VC की आ गई, जिसका मान आपके पास बनता है IMXC या IM1/ωc, ठीक है। देखो ये तो इसके साथ 90 डिग्री के रूप में है, और यदि इसके साथ पढ़ते हो ना आप इस कोण को इसके साथ, तो ये बनता है आपके पास π/2 - ωt के रूप में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ध्यान से लिखो। कैसे? क्योंकि आपको वोल्टा परिणामी दर्शानी है, तो वोल्टा परिणामी बनेगी इन दोनों के मध्य भाग में ही, जो कि आपको प्राप्त होगी इस तरह से, यह
यह, ठीक है। इसका मान आप दे सकते हो V0RC बराबर होगा √VR² प्लस VC², ठीक है। इस तरह से आपके पास यह कलांतर दर्शा दो आप इसके बीच में, ये कलांतर हो जाता है आपके पास फाई के रूप में, ठीक है ना। ये कलांतर आपके पास बन जाता है फाई के रूप में। समझाई बात? दोबारा फिर ध्यान से दो। VR और VL ये तो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो गए, ठीक है ना। अब जो भी परिणामी रेखा बनेगी वो इन दोनों के मध्य भाग में ही बनेगी। और हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रथम चतुर्थांश एक ऐसा चतुर्थांश होता है जिसमें आपके पास ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो वोल्टा नेगेटिव नहीं, क्योंकि हमें जो भी कोण प्राप्त हुआ था वो नेगेटिव नहीं प्राप्त हुआ था, वो पॉजिटिव एंगल था, ठीक है ना। पॉजिटिव होने की वजह से आपको जो भी वैल्यू बनानी होगी वो प्रथम चतुर्थांश में आप इसको बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका ये फेजर आरेख बनता है कौन से परिपथ के लिए? RC परिपथ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखते हुए जो क्वेश्चन हमने आपको बोले हैं वीडियो में, आप उन क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में नोट भी कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखकर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।